गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेशन में पिछले क्लास हम लोगों ने जो बात की वो सीएफटी पे बात की थी, और सीएफटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मीनिंग क्या है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब क्या था, उसमें किस तरह से लीगेंड अप्रोच कर रहे थे, डेल्टा नॉट हम लोगों ने पढ़ा, ईजी पढ़ा, T2G पढ़ा, ये सब एक बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता है। आज हम लोग उसके आगे पे बात करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एंड भी किया था कि डेल्टा नॉट जो है यानी स्प्लिटिंग एनर्जी वो डिफरेंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो उन फैक्टर्स को हम लोगों को समझना भी है और उसका एनालिसिस भी करना है। तो डेल्टा नॉट जो ऐसे फैक्टर्स जो डेल्टा नॉट फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों को सीखने हैं। और ये बात मैंने समझाई थी आपको कि मेटल आयन और लीगेंड जो कि 6 लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, दोनों के अप्रोच के कारण ही डेल्टा नॉट जनरेट हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो भी दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगी, है ना। तो ये इस तरह से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक बना रहे थे, यहाँ पे लीगेंड अप्रोच कर रहा है और यहाँ भी एक लीगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ड्यू टू approach of ligand and metal ion, यहाँ पे जो कुछ भी डेल्टा नॉट जनरेट हुआ है जो कि Eg और T2G के बीच का गैप है, तो वो जो गैप है इन दोनों के बीच का वो डेल्टा नॉट है। और उसके जनरेट होने का कारण क्या है, मेटल आयन और लीगेंड के बीच का अप्रोच। तो अगर हमें डेल्टा नॉट की वैल्यू डिपेंड करें तो दो चीज़ों पे, जैसे मैंने पहला एक केस बताया था कि नेचर ऑफ मेटल आयन। तो ये नेचर ऑफ मेटल आयन में मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था आपको कि चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंपली लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। चूंकि मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं। और इसमें मैंने बताया भी था कि जैसे Fe+3 है तो उसके लिए जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी, डेल्टा नॉट फॉर Fe+3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट ऑफ Fe+2, ठीक। ऐसी डेल्टा नॉट फॉर CO+3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट फॉर द CO+2। ऐसे ही डेल्टा नॉट फॉर Ni+4 ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट ऑफ Ni+2, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां हम लोग डेल्टा नॉट को सीधा रिलेट कर सकते हैं चार्ज पे बेस्ड। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू आप बता दोगे, ठीक। और डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब Eg और T2G के बीच का गैप ज़्यादा है। तो ये सबसे पहला केस है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो दूसरा पॉइंट जो है नेचर ऑफ मेटल आयन के अंदर ही दूसरा कंटेंट क्या है, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। अब क्या है कि चार्ज के अलावा मेटल आयन पे ही हम दूसरी तरीके से देखते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डेल्टा नॉट। मतलब दरअसल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रांगली लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उससे वो जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि जेड इफेक्टिव का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही बताएंगे कि जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे आपको एक बात पता है कि अलोंग द पीरियड, जैसे मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, कॉपर, जिंक, ये सब पता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रखिएगा, दोनों चीज़ें वेरी मत कराइएगा। तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा नॉट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहे, है ना।
क्योंकि अगर सब वेरी करके तब हम थोड़ा बता पाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सबका मान लीजिए +2 रख दें तो ऐसे केस में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और डेल्टा नॉट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, तो एक सीधे तौर पे हम लोग ये बात समझते हैं, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहे और दूसरा जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लिगेंड बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करेगा और उस बेस पे जेड इफेक्टिव के कारण डेल्टा नॉट की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो एक और फैक्टर अब मेटल पे आता है, जैसे मैंने अलॉन्ग द पीरियड की बात की, ऐसे ही अलॉन्ग द ग्रुप पे आ सकते हैं हम लोग, जिसमें 3D 4D और 5D सीरीज की बात हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें किस तरह से फ़र्क पड़ता है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे, लेकिन आप एक काम करिए, पहले इतना नोट करिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर चुके होंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि मेटल आयन का जो चार्ज डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, जेड इफेक्टिव पे, और साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी। अब अगर हम अलॉन्ग द ग्रुप पे बात करें तो चूंकि हम बात पहले से ही कर रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज ए सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स की बात अगर हम करें तो 3D 4D और 5D सीरीज होती हैं। तो इस पॉइंट पे भी हम आ जाते हैं। और वो दूसरा पॉइंट हम लोग बात करें अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द ग्रुप। तो मैं अगर अलॉन्ग द ग्रुप की बात करूं तो एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, अलॉन्ग द ग्रुप में एक 3D सीरीज है डी ब्लॉक की, फिर एक 4D सीरीज और एक 5D सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का मतलब है कि 3D कन्फिग्रेशन हो फिर 4D, तो देखा जाए तो ये ग्रुप वाइज नीचे आ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, जब हम लोग 3D से 4D पे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, तो रेडियस क्या होना चाहिए था, रेडियस इंक्रीज करता है ना। बट फ्रॉम द 4D एंड 5D, 4D से 5D आने पर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है इसी के अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, जो जेड इफेक्टिव है वो आपका आगे आने पर इंक्रीज करने लगता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये इसीलिए क्या होता है 3D से 4D में तो साइज बड़ा सा नज़र आता है, बट नीचे आने पे साइज ऑलमोस्ट दोनों का बराबर होता है। मतलब रेडियस ऑफ 3D जो है वो उससे बड़ा R ऑफ 4D होगा, बट ये 4D बराबर है R ऑफ 5D सीरीज के एलिमेंट्स में। तो ये इसके कारण क्या होता है, लगातार जेड इफेक्टिव यहाँ इंक्रीज ही करता है, तो ये ध्यान रखना है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण ही क्या आप देखते हो कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे डेल्टा नॉट की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, डेल्टा नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इसको और समझा दूँ, इस डेल्टा नॉट बढ़ा तो उससे फ़र्क क्या पड़ा। आप जैसे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया +3 में, कोबाल्ट, रिड्यूडियम और इरिडियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में हैं ऐसे। ठीक है, और इन तीनों में अगर आप डेल्टा नॉट की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो ऐसे रिलेट करें कोबाल्ट, रिड्यूडियम, इरिडियम, तो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा नॉट है वो किसका होगा, इरिडियम का। ऐसे ही अगर हम और बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इसमें भी क्या होगा, डेल्टा नॉट इंक्रीज करेगा, है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा नॉट इंक्रीज करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको कि जैसे जैसे हम ग्रुप में 3D से 4D 5D में पहुँचेंगे तो डेल्टा नॉट की वैल्यू वहाँ पे लगातार बढ़ेगी। अब इन सब के मैं फैक्टर बताऊँगा आगे चल के, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेल्टा नॉट के बढ़ने घटने से फ़र्क क्या पड़ने वाला, उसका अप्लीकेशन आपको आगे पता चलेगा। तो ये हो गया एक सेक्शन। डेल्टा नॉट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, मेटल आयन पे और लिगेंड पे, और उसका एक सेक्शन है मेटल आयन पे। तो मेटल आयन का जो नेचर है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें मोटे तौर पे तीन चीज़ें।
एक तो मेटल पे चार्ज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अगर है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, और दूसरा फैक्टर अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और नीचे आने पर 3D से 4D और 5D में भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि जेड जो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसके हम दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ लीगेंड का क्या रोल है। तो लीगेंड में भी अगर लीगेंड किस तरह से देखा जाएगा और लीगेंड कैसे डेल्टा नॉट की वैल्यू को बढ़ाएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ लीगेंड की। चलिए, तो अब हम दूसरे सेगमेंट पे बात करने जा रहे हैं और वो है नेचर ऑफ लीगेंड की। आपसे पता है क्या कि लीगेंड का जो नेचर है वो मेटल आयन के साथ अप्रोच करने का है कि अप्रोच करेगा और उसके बेसिस पर डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसको कैसे समझा गया कि हम लोगों ने जैसे बात की थी कि कुछ लीगेंड, जैसे शुरुआत में मैंने जब बात की कि स्ट्रॉन्ग फील्ड माना गया और कुछ को वीक फील्ड माना गया, तो ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड ये किस तरह से, तो दरअसल डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स का एक एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला गया और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई और ये किस बेस पे है, डेल्टा नॉट वैल्यू पे बेस्ड। तो डिफरेंट टाइप के जो लीगेंड्स हैं उनके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू का एक सीरीज ही बनाया गया। और ये कैसे है वो उसको एक जनरल आइडिया देता हूं। I माइनस, Br माइनस, सल्फाइड आयन, इसी तरह से SCN माइनस, और फिर इस तरह से बहुत सारे टर्म में मैं जो मेन पार्ट लिख रहा हूँ वो बता देता हूँ। तो हम लोगों को इस तरह से जो लीगेंड्स हैं उनमें बात करनी है, जैसे क्लोराइड आयन, हेलोजन्स बहुत है, फिर नाइट्रेट, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे अमोनिया, फिर EN, उससे भी ज़्यादा आपके पास बाईपिरिडीन, ठीक है ना। और ये फिर एक केस में हम लोग वाटर की तरफ बढ़ जाते हैं, फाइनली यहाँ तक आते आते, और फिर NCS। अच्छा, ये इस पैटर्न पे जब हम लोग आ रहे हैं तो इसी पार्ट में हम लोग NO2 माइनस और साइनाइड NCO, तो हम लोग यहाँ पर ये जो सीरीज बनाई गई है ये, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इसकी ये डेल्टा नॉट की इंक्रीजिंग वैल्यू है। ये डेल्टा नॉट क्या है, इन सब के लिए इंक्रीजिंग वैल्यू है। मतलब जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू किसके लिए, CO के लिए, कार्बोनिल के लिए। तो दरअसल इन तीन पार्ट को, इन तीनों को वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में SFL भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म आजकल ज़्यादा जान रहे हो आप लोग। तो इन तीनों को तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड, बल्कि मैंने इन दोनों को तो पहले ही आपसे शुरुआत में बता दिया था। और ये जो वाटर है, वाटर से पहले अप टू द वाटर सबको वीक फील्ड लीगेंड माना जाता है इन जनरल। इस पे एक्सेप्शंस भी हैं बहुत सारे, वीक फील्ड लीगेंड। और ये वीक फील्ड जनरली इन सब टर्म में इसका मतलब क्या है,
तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लीगेंड को वीक या स्ट्रॉन्ग किस सेंस पे बोला जा रहा है। दरअसल इन लीगेंड्स को जब आप मेटल आयन के साथ अप्रोच कराते हैं तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, डेल्टा नॉट की वैल्यू के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग या वीक डिसाइड किया गया है। तो जिसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बोलते हैं, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है गैप करने की। डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तभी वो आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड मान रहे हैं, ठीक। और अगर कोई वीक फील्ड लीगेंड है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू गैप जो है वो बहुत कम है डेल्टा नॉट की। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा कि डेल्टा नॉट की वैल्यू केवल लीगेंड पे डिपेंड नहीं करती है, वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेटल आयन पे भी और लीगेंड पे भी। तो कई बार ऐसा भी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है इन जनरल कि ये वीक फील्ड कैटेगरी माने जाते हैं सब, एक जनरल, और इसके बाद सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की कैटेगरी माने जाते हैं। और यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की बात आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में और भी लीगेंड्स हैं, मैंने एक जनरल मोटे तौर पे जो लीगेंड्स यूज होते हैं उसके बारे में बता दिया है, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि ये सीरीज कैसे याद होगी। तो पहले तो आप इन 3 को दिमाग में रखिए। याद करने के लिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, हमें ये पता है कि लीगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। तो जनरली जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें क्या है, बढ़ रहा है। तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर तो कम होगा। तो सबसे अच्छा डोनर कौन माना जाता है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये एक जनरल, एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें हर जगह चीजें वैलिड नहीं होंगी, लेकिन मोटे तौर पे आप ऐसे भी बता सकते हो कि ऐसा कोई लीगेंड जिसमें कार्बन डोनेट करता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर दूसरा नंबर आता है नाइट्रोजन का, और फिर किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, और फिर हेलोजन्स का। तो आप हेलोजन को देख भी रहे हैं, देखिए शुरुआत में ही है, ये देखिए हेलोजन शुरुआत में है और वीक फील्ड लिगेंड्स माने जाते हैं। अब यहाँ सल्फर है, तो आप चूंकि नीचे साइज में भी बड़ा हो रहा है तो हम सबको नहीं बोल सकते, लेकिन एक इन जनरल आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि हम कैसे इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं, डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जा सकती है। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है तो और ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और वो भी O- है, तो यहाँ नाइट्रोजन की बात आ गई। और फिर देखो यहाँ पे वाटर है, फिर यहाँ पे O-, और यहाँ देखो कार्बन है। इसलिए इन दोनों का फील्ड जो स्ट्रेंथ है डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आप स्टेप वाइज प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इस डेल्टा नॉट की वैल्यू की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आप तैयार कर पाओगे। एक दिन का काम भी नहीं है कि आप तुरंत याद कर लो, तो ये प्रैक्टिस करना है। और इन जनरल हमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, ये जो मैंने केस बताया उसको दिमाग पे रखते हुए आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक। तो ये बड़ा इशू है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड इसको देखेंगे। अब मैं ज़रा इसके दूसरे पोर्शन पे आता हूँ। तो हमें लीगेंड का नेचर पता चल गया। लीगेंड के नेचर जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिफाइन है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जाती है। तो अब आप डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, एक नेचर ऑफ मेटल आयन, दूसरा लीगेंड के नेचर पे। अब मैं जरा इस डेल्टा नॉट के एप्लीकेशन पे भी बात करूंगा कि कैसे हम वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद इसका फायदा क्या। आप एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, तो अब जरा इसके एप्लीकेशन वाली बात आ जाती है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने जनरल थ्योरी समझ ली, अब इसके यूज़ करने की बात आती है कि इसका हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि डेल्टा नॉट दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है और डिफरेंट फैक्टर्स को हम एक जगह अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसको मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 ऑर्बिटल यहाँ रखे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ मैं, ये Eg है और ये T2G,
ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वो डेल्टा नॉट है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे फिर एक इस तरह से दिखाया और यहाँ भी डेल्टा नॉट लिखा, ये भी Eg है और ये T2g है। अब जरा इसको समझिएगा, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, दरअसल जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, जैसे मैंने D1 का केस लिखा, तो D1 यानी एक इलेक्ट्रॉन जब फिल कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, हमारे पास जब मेटल आयन था केवल, जब हम VBT पढ़ते थे तो सिंपली अब सब में इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते थे, तो आप एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होन्स रूल के हिसाब से आप करते थे। बट अब चूंकि मेटल आयन पे दो वैरायटी आ गई, एक तो ये गैप हो गया, इनकी एनर्जी पहले कम है बाद में ये, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन यहीं भरेंगे, और दूसरा यहाँ भी आ गया कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी डेल्टा नॉट की वैल्यू कम ज़्यादा भी है। तो इसको मैं समझाता हूँ भी क्या मतलब है। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना है तो अकॉर्डिंग टू हुन्स अबो प्रिंसिपल आप पहले इसमें भर देंगे, सबसे कम एनर्जी तो इसमें भर दी हमने। अब चाहे वो स्ट्रांग हो वीक हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अगर D2 अगर है तो दूसरा भी यहाँ भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। D3 में भी हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज D4। जैसे ही आप D4 की बात करते हैं, अब क्या होता है जरा समझिएगा। अब हमें चौथे इलेक्ट्रॉन के दो केसेस हैं कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इन्हीं तीनों में से कोई एक पार्ट में पेयरिंग करे या इन्हीं में से दूसरे ऑर्बिटल में यानी Eg में शिफ्ट हो जाए। दो केसेस हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इज पेयरिंग और सेकंड इज अप्रोच या फिलिंग इन Eg ऑर्बिटल, ठीक। अब दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहा है इन दोनों में से ही, तो पेयर होने पे एक टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी का। बिना एनर्जी के कुछ नहीं होगा भाई, है ना, पेयरिंग एनर्जी का, जिसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर फिलिंग ऑफ Eg करा रहे हो तो आपको इस एनर्जी में भी यहाँ है और इसको डेल्टा नॉट एनर्जी क्रॉस करके कहाँ जाना होगा, Eg में, तो आपके पास डेल्टा नॉट भी होना चाहिए, तो इतना एक्साइटेड एनर्जी भी होनी चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन उसी जगह अरेंज होने की कोशिश करेगा जहाँ उसकी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो अगर उसको लगता है कि हमें कम एनर्जी चाहिए पेयरिंग में, तो पेयरिंग में चला जाएगा। अगर उसको लगता है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत कम है, हमें कम एनर्जी किस में चाहिए, डेल्टा नॉट कम है, तो फिर वो एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा यानी Eg में चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो इसका मतलब यही होता है कि डेल्टा नॉट इज मच हायर देन पेयरिंग एनर्जी। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक। और जब हम बात करते हैं वीक फील्ड की, तो इसका मतलब डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये आपके दिमाग में सेट ही रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दो केसेस हैं, एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब कि उसमें पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, डेल्टा नॉट ज़्यादा है, जो स्प्लिटिंग हुआ है वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसी में पेयरिंग करेगा। और इस केस में यहाँ आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, फिर कितना रहेगा भाई, इस समय तक तो 0 है, तो 0 है। और T2g के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा 2,1,1। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक। अब बात करता हूँ मैं इधर, जब आप वीक फील्ड में आएंगे तो 3 तो यहाँ हो गए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पेयरिंग ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे। और ऐसे केस में Eg पे एक इलेक्ट्रॉन और T2g के तीनों पार्ट में 1,1,1 आ जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन देन
तो ये मतलब हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क जरा समझिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन अब जरा VBT से रिलेट करिएगा। जब VBT में हम लोग D4 कोई कॉन्फ़िगरेशन होता था, D4, तो D4 में हम लोग क्या करते थे, चारों इलेक्ट्रॉन भर दिए और एक इलेक्ट्रॉन हमें जब 4 भर देते थे तो एक ही d ऑर्बिटल खाली मिलता था, तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या करते थे, बाहर चले जाते थे, ठीक है, और तब आप sp3d2 बना देते थे। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में क्या करते थे हम, याद करो, आप पेयरिंग करा देते थे, एक खाली करा देते थे। तो उस समय D4 को भरने का तरीका क्या होता था कि हमें पहले 3 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन भर तो दिए, लेकिन हम एक को पेयर्ड करा देते थे। तो यही कारण है, पेयर्ड क्यों करा दिया, क्योंकि हमें 2 d ऑर्बिटल चाहिए होते थे तो हम खाली कर देते थे। तो लेकिन उसका एक्चुअल कॉज क्या है, एक्चुअल रीजन ये है कि दरअसल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से मेटल जब कॉम्प्लेक्स बना चुका होता है उस समय d ऑर्बिटल सभी इक्वल एनर्जी के नहीं होते हैं, वो इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं। और जब ब्रेक हो गए तो उस कंडीशन पर हमें वो गैप के बेसिस पर ये सेट करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अरेंज किए जाएंगे। तो एक चीज़ जरा समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो दोनों पे डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बोला डेल्टा नॉट की वैल्यू दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करती है, मेटल आयन पे भी और लिगेंड पे। तो आप केवल लिगेंड के बेसिस पे तय नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, या इनर में यूज़ होगा या आउटर में यूज़ होगा। तो इसके लिए तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए बहुत सारे एक्सेप्शंस भी लगातार बीच में आए, जिसके कारण आप लोगों को इसमें पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें। अब मैं इस पर और भी बात करूँगा, तो पहले आप जरा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर, तो हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कन्फिग्रेशन, और जब ये 2 ऑर्बिटल d खाली हैं तो इस केस में आपको पता है dx² - y² और dz² 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर d2sp3 का हाइब्रिडेशन आ जाएगा, और इस केस में यहाँ पे आपको sp3d2 की बात करेंगे। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये सब बातें एक साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, कम नंबर ऑफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो स्पिन को कम कर देता है पहले मेटल आयन के रेस्पेक्ट में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब आप काम कर सकते हो, इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरा। तो इसको एक एक करके नोट करिए। अभी हमें बहुत सारे और कन्फिग्रेशन में बात कर रहा हूँ और उसको एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और D4 के बाद आगे एक बात कर रहे हैं। चलिए, अब इस तरह से मैं एक जनरल टर्म बढ़ा देता हूँ। जैसे D5 है तो उसी तरह से 2 पार्ट, पहले स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं मान रहा हूँ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, ठीक है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग है। और इधर जो पोर्शन है वीक वाला है, ये Eg, ये T2g, यहाँ भी Eg है, ये T2g है। यहाँ पे डेल्टा नॉट से ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी है, ये वीक फील्ड है। अब जरा D5 की बात जरा देखते हैं। तो पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब चूंकि यहाँ पर डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो आपको कहाँ, ये पेयरिंग हो गया है ना, तो ये पेयरिंग एनर्जी आपकी कम थी तो ये आपने कर दिया। और ऐसे केस में आपके पास जो कन्फिग्रेशन है वो Eg0 एंड T2g 2,2,1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, Eg पे 2 और फिर T2g पे
1 1 1, या आप 1 1 इसको भी लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये लिख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों का मतलब कन्फिग्रेशन सब क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, वो आउटर मोस्ट जाएगा, ये इनर रहेगा, ये सब बातें क्लियर हैं। मैं केवल बस कन्फिग्रेशन वाइज आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब D6 की अगर कंडीशन आएगी तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 इस तरह से, ये सब चीज़ें पता है, EG यहाँ T2G है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आपको फोर्थ फिफ्थ एंड 6, इसमें EG खाली रहेगा, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, EG 0 एंड T2G 2,2,2, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और अब है यहाँ पे 6, समझ रहे बात। तो ये हम लोग इस केस में यहाँ पे EG में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 2 1 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से D7 D8 D9 और D10, इन सब में बात आप समझ लें, ठीक। तो आप कन्फिग्रेशन सबका कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रा यहाँ पे समझिएगा, D1 से अगर आप D3 तक जाएं, इसको समझिए, नोट की तरह लिखिएगा पॉइंट, D1 से D3 है तो ये, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी मेटल आयन हो, कोई भी लिगेंड हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है, यानी फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको एक रूल बताया गया, फ्रॉम D1 टू D3 ऑलवेज हाइब्रिडेशन D2sp3, बिकॉज इंटरनल ऑर्बिटल तो खाली रहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं करना। इसी तरह से D8 टू D10, D8 से D10, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, अंदर तो खाली नहीं ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे भी कतई कोई डाउट नहीं होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके पास D4 से लेकर D7 तक के बीच का है, और यहीं पे 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके बनती हैं, या तो D2sp3 होगा या sp3 D3 होगा, D2 होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट की तरह ध्यान रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसमें मेन जो वेरिएशन आएगा D4 से लेकर D7 तक आएगा। अब उसमें कैसे करना है वो आपको अलग अलग पैरामीटर्स बताए गए हैं, कब कौन स्ट्रॉन्ग वीक बनेगा। तो 1-2 चीज़ें मैं इसके एप्लीकेशन पे और बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए, तो अब लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लीजिए K4 FeCN का होल 6 लिख दिया, है ना। मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6 और -4। तो हमें ये पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पहले तो हम लोग पढ़ ही चुके सब लेकिन हम लोग अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं। FeS2O का होल 6 एंड +2, तो एक ये कॉम्प्लेक्स और एक ये कॉम्प्लेक्स। आपको पता है ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, VBT के हिसाब से पहले से पता था। बट अब हमें कैसे पता है कि दिस डेल्टा नॉट से ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या है, डेल्टा नॉट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो डेल्टा नॉट ज़्यादा किसका है वो हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज साइनाइड और वाटर की अगर हम बात करें तो डेल्टा नॉट इसका ज़्यादा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें आयरन का भी तो देखना है, क्योंकि यहाँ आयरन तो हमने कॉमन कर रखा है, सेंट्रल मेटल आयन तो कॉमन कर रखा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा साइनाइड की क्यों है, केवल नेचर ऑफ लिगेंड से, मेटल आयन का कोई रोल नहीं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, जब आप मेटल आयन और लिगेंड दोनों को वेरिएशन में ले आते हो। अगर मेटल आयन और लिगेंड दोनों चेंज हो जाएगा तब आप दोनों का इम्पैक्ट होगा, किसी एक का नहीं हो सकता। तो फिलहाल यहाँ तो आपको क्लियर है। तो अब जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आयरन की मैं बात करूँ तो 4s2 3d6 और आयरन +2 में है तो 4s0 और 3d6 की बात आप कर सकते हो। ठीक, अब d6 है, यहाँ पर भी है। तो ये देखो साइनाइड वाला केस, जहाँ आपके पास डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, पेयरिंग कम है। यहाँ Eg है, ये T2G है। तो आपने जब FeCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनाया, सॉरी 6 - 4, तो यहाँ 1 2 3 और 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6, यहाँ पे इस जगह 0 हो गया, यानी Eg में हो गया 0 और T2G के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसीलिए ये 2 d ऑर्बिटल आपके खाली मिले, dx² - y² और dz²। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो d2sp3 हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पे इनर ऑर्बिटल हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब ये इस तरह से CFT से आप बता रहे हैं। इसी तरह से वीक फील्ड में आए तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया, ये Eg आ गया, ये T2G आ गया। इसमें Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 d2 जाएगा, मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। आई बात समझ में, क्योंकि अब इसमें तो है नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेज हैं, इस तरह से आप बता पाते हो। लेकिन कई फैक्टर और हैं जहाँ पे हम लोग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केसेस को देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक एग्जांपल। चलिए, तो अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं। अब आपने कई जगह देखा है कि हम ये नहीं बोल सकते कि एक लीगेंड को देखकर कि ये वीक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इस पे और भी बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एक और केस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैं जैसे NiF6 की बात करूं अगर, तो यहाँ -4 भी होता है और निकल के साथ F6 -2 भी हो सकता है। तो वैसे तो फ्लोराइड क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने जनरल बताया था आपको, वीक फील्ड लिगेंड है। दैट मीन्स डेल्टा नॉट इज वेरी लेस देन, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये है। लेकिन अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ क्या है, इस केस में निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहाँ पे निकल में +4। तो ऑल्सो द डेल्टा नॉट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और Ni+4 में डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा नॉट ऑफ Ni+2। सो इन केस ऑफ NiF6
-2 फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस बात को भी ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि फ्लोराइड के कारण तो वीक फील्ड है, बट यहाँ +4 चार्ज आ गया, तो निकल +4 में ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और अगर ऐसा हुआ तो Ni में 4s2 3d8 4s0 और 3d6 आ गया, और ये सब पेयर्ड हो जाएगा और इसमें D2sp3 होगा, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जबकि अगर मैं बात करूं NiF6 -2, तो यहाँ पे -4, तो निकल इज अ +2, तो अगर +2 है तो 4s2 3d8 और 4s0 और यहाँ 3d8 है। अब 3d8 में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको बाहर जाना पड़ेगा। तो बात ये नहीं है, अब इसकी पॉसिबिलिटी भी आ गई ना, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझाई बात। और हाइब्रिडेशन sp3d2 आ गया। तो इनर मतलब कब वाटर एज अ लीगेंड काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, वीक फील्ड आएगा, इन सब को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है क्या है कि कोबाल्ट +3 के केस में, याद है, कोबाल्ट +3 के केस में अमोनिया, ऑक्सलेट, जो नाइट्रेट है, और इवन वाटर भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग ये जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, आज हमने CFT का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, डेल्टा नॉट की वैल्यू किस तरह से डिपेंड करती है, ये सब हम लोगों ने बातें समझी हैं। अभी फ़िलहाल आज हम लोग इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं लेक्चर को, और अगला भी हमें एक और काम करना है कि जिस तरह से हम लोगों ने ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाया है, वैसे ही टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें भी किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, किस तरह से ऑर्बिटल रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी एनर्जी कैसे बटेगी। तो हमें टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग भी पढ़नी है, और ऑक्टाहाइड्रल के बाद टेट्राहाइड्रल के बाद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी पढ़नी है। स्क्वायर प्लेनर में भी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, तो हर एक चीज़ को पढ़ना है। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आज फिलहाल अभी इस टॉपिक को थोड़ा बहुत अच्छे से समझिएगा, डेल्टा नॉट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी है, अभी हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, तो उसको अच्छे से एक एक करके समझिए। ठीक, तो इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होता है तो उस पर हम लोग टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग वाले और स्क्वायर प्लेनर वाली स्प्लिटिंग पे बात करेंगे। एक बार पूरी स्प्लिटिंग ख़त्म होने के बाद फिर हम इसके बहुत सारे और भी केसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं।